प्रियम्बल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी देश के संविधान का पूरा सेंट्रल आइडिया होता है कि पूरी किताब में क्या लिखा है। यानी कि इसमें वो आदर्श टाइप के शब्द होंगे जो पूरे संविधान के इतने इतने पेजेस को एक शब्द में समेट रहे हो। ठीक है, तो पहले मैं एक बार रफ आइडिया के तौर पे पढ़ देता हूँ, फिर हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आता है और किस शब्द का क्या मतलब है। आप में से किसी को प्रियम्बल याद है? हाँ सुनाओ। नहीं, अगर याद है तो बहुत बड़ी बात है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण विश्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, लीडरशिप, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर एवं प्रतिष्ठा, समानता तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, आपसी एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपने संविधान सामने आता है। 26 नवंबर 1949 परिषद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित। वेरी गुड। देखो, इन्हें याद है तो ये नेचुरल है कि इनका प्री टाइप कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको याद है कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द हैं, कौन सी डेट है, किसने बनाया है, ये सब याद है। अगर आपको याद नहीं भी है ना तो शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदी में इन्होंने पढ़ दी, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश मीडियम के भी लोग होंगे, हैं? ठीक है। प्रियम्बल शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and fraternity, to spread among them all the fraternity, to raise individuals' dignity and unity and integrity of the nation. Last paragraph है, on this date of 26 November in this Constituent Assembly we adopt an act and give to ourselves this constitution. ठीक है। प्रियम्बल को थोड़ा सा आप इसके इतिहास से समझो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। प्रस्तावना जब लिखी जा रही थी या शुरुआत हुई तो आपको याद होगा, इतिहास में भी और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम प्रधानमंत्री आप उसको कह सकते हो, या डेप्यूटी हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। हेड थे माउंटबेटन और डेप्यूटी थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस तारीख को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का नाम था कि इस संविधान सभा, ये 389 लोगों की एक सभा थी, अनडिवाइडेड इंडिया की, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया तीनों, जो आज अलग अलग देश हैं, तीनों के सदस्य शामिल थे। 389 बंटवारा हुआ तो 14 अगस्त 1947 को 299 मेंबर इस सभा में बचे। यानी कि लास्ट में जो आज़ाद भारत था उसमें 299 सदस्य थे संविधान सभा में। इसमें इन लोगों को ये बताया जाना था कि हम ये संविधान सभा या ये बॉडी क्यों बुला रहे हैं। तो एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्यों का प्रस्ताव। यानी कि इस संविधान सभा, जैसे सपोज करो ये संविधान सभा बैठी हुई है, संविधान लिखना है इनको, 389 लोग हैं, इनके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा गया कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया। उसी प्रस्ताव का नाम था उद्देश्यों का प्रस्ताव। कब रखा गया था? ये प्रस्ताव संविधान सभा में जब पास हुआ, यही प्रस्ताव पास होने के बाद किस नाम से जाना गया? संविधान की प्रस्तावना। अब इस पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये उद्देश्यों का प्रस्ताव पास कब हुआ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये 22 जनवरी 1947 को पास हुआ।
ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसको मेरे साथ साथ बोलना है। प्रस्तावना को किसने संविधान सभा में पेश किया था? किस डेट को पेश किया था? किस नाम से पेश किया था? किस डेट को पास हुआ? किस नाम से जाना गया? इस संविधान सभा में ओरिजिनली कितने सदस्य थे और बचे कितने? ये याद रहेगा? पहले इसको बनाओ फिर आगे बताता हूं। नोट डाउन करो। इसका जो रिटन फॉर्म होगा ना वो मैं आपको फाइल में दे दूंगा, लेकिन यहाँ फ्लो चार्ट में उसको बनाओ। याद रखने का और ज्यादा अच्छे तरीके से पेश करने का तरीका है। लिखने में कोई पॉइंट नहीं समझ में आप पूछेगा। जितने भी फ्लो चार्ट डायग्राम बने ना उसका फोटो जरूर ले लिया करो ताकि हाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तब 10 लाख लोगों की तरफ से एक मेंबर चुन के आना था, तो एवरेज यही आता है 389 आबादी के अकॉर्डिंग। और जब बंटवारा हो गया तो 299 मेंबर्स बचे। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा होगा डाटा के अकॉर्डिंग वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप प्रोविंसेस के और प्रिंसली स्टेट के अलग अलग करके देख रहे हो और दोनों को साथ देखोगे तो यही नंबर है। मैं बता रहा हूँ ना, जो कमिश्नरी एरिया भी थे, जैसे आज दिल्ली है क्या 299 है वैसे। आप एक बार डाटा दोबारा चेक करो और ये फैक्ट है, इस पे मतलब कोई वजह उलझना वो भी ठीक नहीं है। मैं आपको काउंटर करूं, आप मुझे काउंटर करो, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि आपने एक दो किताब से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा और जो टीचर पढ़ाने आएगा जाहिर सी बात है बहुत डिटेल में पढ़ के आया होगा। आप लोग इसको सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ रहे। मैं लॉ बैकग्राउंड दूँ, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, इसको तो बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा, नेचुरल है। हो गया, आगे चले। पूछो कुछ डाउट आ रहा। नोट कर लिया सबने? ठीक है। देखो, प्रियम्बल को इस लाइन से शुरू किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ से बनेगा। तो मैं बता रहा हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये सेंटेंस है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा बल्कि शब्दों से बनेगा।
तो कैसा देश बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यूपीएससी मेंस में यही क्वेश्चन था कि रिपब्लिक शब्द से पहले जितने एडजेक्टिव लगे हुए हैं, इन शब्दों की क्या मतलब है और रिलेवेंसी क्या है वर्तमान परिस्थितियों में। क्वेश्चन ये था। कैसे बनेगा देखो, हिंदी में अगर लिखें तो आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ध्यान देना धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है, पंथनिरपेक्ष शब्द है, दोनों में फर्क है। फिर है लोकतांत्रिक, गणराज्य। मेंस का क्वेश्चन ये था कि गणराज्य शब्द से पहले जितने शब्द लगे हैं उन शब्दों का क्या मतलब है और क्या वो भारत में वर्तमान में लागू होते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन हिंदी में ऐसा था, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये कि ये जो वी द पीपल लाइन है, हम भारत के लोग, ये किस देश के संविधान से ली गई? वी द पीपल। तो जहां से ये ली गई है उसके आगे इंडिया की जगह उस देश का नाम होगा। तो यूएसए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। अगर क्वेश्चन में यूएसए ऑप्शन में ना हो और पूछे कि इनमें से कहां से ये लाइन ली गई, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी यही लाइन लिखी हुई है। बस इतना फर्क है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएसए या इंडिया की जगह वहां शब्द है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शन में ऐसा देता है तो फिर एक बात और ध्यान रखना, दुनिया का वो पहला देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना का प्रोविजन जोड़ा था, ठीक है। एक दूसरा, फिर एक क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत ने प्रस्तावना संविधान में रखने का प्रोविजन जो जोड़ा, इसका विचार, एक लाइन में विचार या आइडिया अगर हम कहें कि ये हमने कहां से लिया है, तो नेचुरल है कि जो पहला देश होगा उसी के आइडिया को कॉपी किया होगा। तो ये इस टाइप से भी कई बार फैक्ट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से कॉपी किया। एक दूसरा, वी द पीपल जो लाइन है ये किस देश से ली गई, ठीक है। चलो पहले इतना बनाओ फिर आगे बताओ। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई और प्रभु या वर्चस्व वाला ना हो, उस गुण से संपन्न देश को सॉवरेन कहते हैं। पहले बोल करो, सब बता दो। मैं तो एक एक शब्द पे 1.5 घंटे की क्लास चल जाती है, सिर्फ एक शब्द पे। और इस शब्द पे तो पूरा विचारधारा कार्ल मार्क्स से लेके महात्मा विद्वानों की विचारधारा आ जाती है इसमें।
देखो फिर अगला शब्द है कि ये जो रिपब्लिक शब्द लिखा गया है किस देश के संविधान से विचारधारा ली गई कि भारत भी एक रिपब्लिक होगा, ये विचारधारा किससे ली गई है? फ्रांस के संविधान से। ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति भी होगा ऑप्शन में और फ्रांस भी होगा, तो प्रस्तावना में ही फ्रांस की क्रांति से भी कुछ शब्द लिए गए और फ्रांस के संविधान से भी कुछ शब्द लिए गए, तो दोनों में डिफरेंस दिमाग में बिठाना अच्छे से ताकि गलती ना हो। तो अगर रिपब्लिक शब्द की बात करेगा तो कहां से लिया? फ्रांस के संविधान से। नोट कर लो, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का संविधान। हो गया? आगे देखो, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेक्युलर वर्ड, इन दोनों शब्दों को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और क्यों जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें ये और ये शब्द लिखने पड़े? ये डिस्कशन का, डिबेट का इशू है। फिलहाल आप यहाँ फैक्ट के तौर पे लिख लो कि इसको 42वें संशोधन से जोड़ा गया, एडेड बाय 42 अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। 2 शब्द यहाँ लिखे हैं, एक शब्द इंटीग्रिटी, अखंडता, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आएगा। ठीक है, ये फैक्ट ना थोड़ा सा रटने पे ध्यान देना, क्योंकि वो ऐसे सभी शब्द दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए। तो यहाँ तो आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं, बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जब हॉट सीट पे बैठे होगे, पूरी रात नींद नहीं आई होगी इससे एक दिन पहले, और जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो नींद जैसी खुमार चढ़ रहा होगा। ये बहुत प्रेशर होता है जब प्री आप दे रहे होते हैं, पहली दूसरी बार जब आप दे रहे होंगे तो प्रेशर खूब होगा, क्योंकि आपके आगे एक टारगेट दिख रहा होगा कि अगर पास होते चले गए तो IAS बन जाएंगे, और प्रेशर इस बात का कि सही भी होना चाहिए, तो एक डर रहता है दिमाग में। ठीक है, उसको दिमाग में रखना और इसीलिए खूब अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री और मेंस के जरूर लगाते रहना। अगर सही में स्कोर करना चाहते हो कि इंटरव्यू में पहुंचे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखते रहना। अगर आपने मटेरियल नहीं लिया है तो प्री और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ले लेना, पूरा आइडिया मिल जाता है उससे। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी शब्द दिए थे रैंडम, आगे पीछे करके, और पूछा गया इन शब्दों को उसी ऑर्डर में सजाइए जिस ऑर्डर में ये प्रस्तावना में आए। तो सबसे पहले कौन सा आया, फिर और आगे फ्रैंकली, बोलते रहो, एक्टिव जितने एक्टिव रहोगे उतना ही मेमोराइज करोगे चीजों को। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिनट आंखें बंद करो और बताओ कि क्या ये शब्द अगर मैंने उलट पुलट दिए होते तो आप बता पाते ऑर्डर में? शायद नहीं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से देखो। ये सभी शब्द जितने भी हैं, रिपब्लिक इसके साथ आएगा, तो जितने भी शब्द हैं ये डिक्शनरी के ऑर्डर में उल्टे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये शब्द एक ही है, ऐसा रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक हो, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक साथ आएगा। अब आप बताओ, डिक्शनरी में पहला शब्द सभी जगह देखो एस है, 3 जगह, फिर है डी, पहले क्या आएगा? डिक्शनरी में डी आएगा, यानी कि अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो पहला कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहला शब्द है इधर से। ये आपको लिखना है वहां पे, ध्यान रखना कि ये शब्द डिक्शनरी के उल्टे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये साफ साफ लाइन लिखनी है तभी सही होगा। ये डी आएगा, इसके बाद डिक्शनरी में क्या शब्द आता है? एस आएगा, लेकिन एस तीनों जगह है, तो जब तीनों जगह है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला शब्द देखो, ई आएगा डी के बाद,
इसका मतलब इधर से दूसरे नंबर पे ये है, यहां दो शब्द कॉमन है, दोनों छोड़ दो, तीसरा देखो आ गया, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आएगा और ये चौथे नंबर पे। लिख लो वहां पे, लिखो ये शब्द अंग्रेजी भाषा में, ये शब्द अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी के उल्टे ऑर्डर में लिखे। एक बार आप उसको देख लो जो आपने लिखा अभी, और जो मैं बता रहा हूं ये दिमाग में बैठ गया, वो कंफ्यूजन तो नहीं है कि डिक्शनरी का उल्टा ऑर्डर कैसे आएगा। तो ए बी सी डी से चलोगे ना, तो ऐसे ही करते हुए चलो और पहला वर्ड पकड़ लो। तो डिक्शनरी में सबसे पहले डी वर्ड आएगा यहाँ के शब्दों में से, तो डी आएगा, यानी कि पहला ये है। फिर एस को अगर हम देखें तो तीनों जगह है, छोड़ दो, तो डी के बाद अगला वर्ड क्या आना चाहिए, ई आएगा, दूसरे नंबर पर हो गया। अब यहाँ दोनों कॉमन है, ये बात हो गई खत्म। अब इन दोनों में से चूज करना है आपको, तो एस ओ अगर कॉमन है तो वी और सी में से पहले क्या आएगा, सी पहले आएगा। याद हो गया, आगे चले। चलो अब लिखो आप, सॉवरेन शब्द क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लिखो सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, जब हम 1947 में आजाद हुए तो असल में हमारे पास संविधान तो था नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो कानून था उसी से भारत चल रहा था। संविधान लागू होने तक उसी से भारत चलेगा, क्योंकि और कोई कानूनी आधार हमारे पास नहीं था। तो हम उस टाइम डोमिनियन सॉवरेन कहलाते थे, यानी कि हम सॉवरेन तो थे लेकिन नाम मात्र के लिए माउंटबेटन यहाँ बैठा हुआ था, इसीलिए शब्द उसके आगे जोड़ दिया गया था डोमिनियन, केवल नाम के लिए था। जब हम किसी के अधीन होते हैं तब हम उसके गुलाम कहलाते हैं अपनी भाषा में, और कानूनी भाषा में हम उसको डोमिनियन कहते हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई डोमिनेट कर रहा है, हावी है। और जब आपका उससे जो आपके ऊपर हावी है कनेक्शन काट दिया जाता है तो आप उसी की तरह हो जाते हैं आजाद मुल्क, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र देश। वही स्वतंत्र देश फिर इस लक्षण को पा जाता है जिसको सॉवरेन कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, हिंदी में देखना शब्द समझ में आएगा। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, प्रभुत्व यानी कि प्रभु के गुणों से संपन्न। इसका अगर आप तोड़ के देखोगे तो ये मतलब निकल के आएगा, प्रभु से ऊपर कोई होता है? तो ऐसा देश जिसके ऊपर कोई ना हो, वही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ध्यान रखना, सॉवरेनिटी दो तरीके की होती है। एक, देश के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, और देश के बाहर आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा हमारे विदेश मंत्री को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। यानी कि भारत एक्सटर्नली पूरी तरीके से सॉवरेन है अपने विदेशी संबंधों को बनाने के लिए। और इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि देश के अंदर भारत की सरकार जो चाहे वो करे, जो चाहे वो नियम बनाए। यानी कि जनता के भले के लिए क्या नरेंद्र मोदी जो आज कर सकते हैं 1947 से पहले भारत का कोई भी व्यक्ति कर सकता था? नहीं। यही कहलाती है इंटरनल सॉवरेनिटी। अगर यूक्रेन में भारतीय फंस गए, युद्ध शुरू हो गया, भारतीय फंस गए, तो क्या ब्रिटिश हुकूमत अगर यहां होती या हम सॉवरेन ना होते तो क्या हम अपने फंसे हुए लोगों को निकाल के ले आते? नहीं। इसका मतलब विदेशी संबंधों की स्वतंत्रता एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मेन कैरेक्टर होता है।
और हमने यूक्रेन के आसपास के देशों से संबंध साधा और उनसे कहा प्लीज हमारे लोगों के लिए बॉर्डर खोल दो। वहां से हमारे लोग उनके देश में गए, वहां से हमने पिक करके अपने वापस देश में ले आए। ये होती है बाहरी संप्रभुता। गॉट इट? लिखो। जब किसी देश पर किसी अन्य देश का प्रभुत्व ना हो, प्रभुत्व के ब्रैकेट में लिख लेना डोमिनेंस, when a country has no dominance of other country over it, आप लिख रहे हैं? पेज ले लो। हाँ? अच्छा, लास्ट ईयर थे? हाँ, चलो अच्छी बात, बढ़िया। किसी दूसरे देश का प्रभुत्व ना हो तो ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। फुल स्टॉप। इसे आंतरिक और बाहरी, दो संप्रभुताओं में बांटा जा सकता है। फर्दर इट मे बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इसे बाहरी और आंतरिक संप्रभुताओं में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब जो लाइन मैंने आपको बोली है ये बहुत डिटेल में नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है। और डिटेल अगर पढ़ना हो, अगला शब्द देखो। हाँ, जो आता हो, जो मुझे आता हो ना, उसको पूछ के हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। जो आप पूछ रही हो वो आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानती हो। इतना जो बोल रही हो ना, कॉमनवेल्थ और वगैरह, उसको बेवजह आप उसको टाइम अपना स्पेस खराब कर रही हो। कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं बताओ? हाँ, हाँ, ब्रिटिश उपनिवेश कब था? कब, मैं तो पूछ रहा हूँ। वहाँ सिविल वॉर हुआ 1776 में, वो आजाद हो गए, है ना। तो उनका और हमारा जो रिलेशन था, यहाँ जो कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हो, वो कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट बहुत लेटर फेज में डेवलप हुआ है, जबकि अमेरिका बहुत पहले उससे आजाद हो चुका था। उन्होंने आज़ादी छीन ली थी बहुत पहले। ठीक है। इसीलिए आप उसको कॉमनवेल्थ के दायरे में नहीं रखते हो। हम जो कॉमनवेल्थ कॉन्सेप्ट लेके आए, ब्रिटिशर्स लेके आए, वो बहुत लेटर स्टेज में लेके आए, जब हम आज़ाद हो रहे हैं उस स्टेज का टाइम है। ठीक है। चलो, सोशलिस्ट शब्द देखो। आपने सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द खूब पढ़ा होगा, समझा होगा। क्या मतलब होता है इसका? समाजवादी, सोशलिस्ट। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये समाज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कोई भी विचारधारा जब एक कॉन्सेप्ट के तौर पे डेवलप होती है, जैसे पूंजी से संबंधित विचारधारा, समाज से संबंधित विचारधारा, तब आप उसके आगे वाद शब्द लगाते हैं। ठीक है। यानी कि समाज के द्वारा और समाज के फेवर में जो सिस्टम देश में हो या चलता हो, उसको समाजवादी विचारधारा कहते हैं। कैसे होता है देखो। ये समाजवाद असल में जो कॉलोनियलिज्म है, जिसके बाद पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ, इसके रिएक्शन में ये शब्द आया।
यानी कि इसकी प्रतिक्रिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब आप लोगों के भले में कुछ करना चाहते हैं, समाज में समानता लाना चाहते हैं, तो इस जैसे विचारों को छोड़ दो। यानी कि जहां कुछ लोग बहुत चीजों पे कब्जा रखते हो, इस विचार को छोड़ दो, बल्कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाओ जिसमें समाज खुद पार्टिसिपेट कर रहा हो, समाज हिस्सेदारी कर रहा हो। ऐसी व्यवस्था को इसके रिएक्शन में समाजवादी विचारधारा करते हैं। ठीक है, पहले लेखों को बताओ। सोशलिस्ट समाजवादी, देखो ऐसा देश जहां के संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण ना होकर संपूर्ण समाज की ओर से समाज के हित में एक व्यवस्था नियंत्रित करती है, ताकि लोगों के बीच अधिकतम समानता लाई जा सके, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार ऐसे समझ के देखो, जैसे सपोज करो ये रसिया है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसी को माना जाता है जो इस विचारधारा को आगे डेवलप करता है ना। व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा, जिसने रूस की क्रांति में लीडरशिप की थी उसको। तो आप इसको उसी के कार्ल मार्क्स से विचार को मिला के थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कुछ लोग संसाधनों पे नियंत्रण रख रहे हैं। संसाधन का मतलब ये है जो कुछ किसी देश में है, जमीन, फैक्ट्रीज, सड़कें या जो भी संसाधन है, उन सब पे कुछ लोगों का नियंत्रण हो। अब ऐसे देश में क्रांति के थ्रू एक विचार डेवलप किया जाता है कि हम सभी लोगों की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी को बराबरी हिस्सेदार बनाया जाए। तो कुछ लोग ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण रखेंगे, नेचुरल है, वो अमीर होंगे, बाकी लोग उनके यहाँ वर्कर क्लास ही बचेगा। तो वर्कर क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास के बराबर लाके खड़ा कर देना, यही विचार इसके पीछे है। अब देखो होगा क्या, जब आप किसी भी राष्ट्र में सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, यानी कि राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देंगे, तो राष्ट्रीयकरण के बाद मान लेते हैं कि एक सरकार सभी संसाधनों को अपने हाथ में लेके आ गई। जैसे भारत में 14 बैंकों को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइज किया था, यानी कि प्राइवेट को सरकारी बना दिया। तो सरकार की तरफ से जब वो संपत्ति होल्ड की जाएगी, और हम लोगों ने ही सरकार को चुना है, यानी कि अब नियंत्रण जनता का होने वाला है संसाधनों के ऊपर। यही विचार इनके यहाँ डेवलप हुआ, और इस विचार से इतना इंप्रेस हुए आसपास के देश, छोटे छोटे स्टेट्स, जिन्होंने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स नाम का एक संगठन बनाया और कहा कि अब हम उसी विचार को फॉलो करेंगे जो रूस लेके आया। यानी कि जब आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया
तो जो पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, अब आप क्या करोगे, सबको एक जैसे संसाधनों में बंटवारा दे दो कि भाई नौकरी करो या खेती करो। खेत अगर कोई पूरे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जितनी जमीन है सब सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, या जनता के चुने हुए लोग अपने कंट्रोल में एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत सब अपने कंट्रोल में ले, और फिर जितने पीलीभीत के रहने वाले लोग हैं सब लोग उसमें खेतों में मेहनत करें, और उसके बाद जो पैदावार हो उसको आपस में बराबर बांट लो। समानता का इससे अच्छा क्या तरीका हो? यही विचार है समाजवादी विचारधारा के पीछे गॉट इट। अब एक बात और, क्योंकि लिमिटेशन में भी रहना है पढ़ाते वक्त, समाजवादी विचार जो मैंने बताया ये ओवरऑल है। इसके बाद क्रिश्चियन सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, मार तमाम टाइप के समाजवादी विचार धीरे धीरे आगे पनपे हैं। वो नोट्स में लिखा होगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है? हो गया? आगे देखो अगला वर्ड। हाँ पूछो। दास कैपिटल में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था समाजवाद के बारे में, हाँ, और ये साइमन पिजनर्स नाम की फिल्म हुई है, हाँ, साइमन पिजनर्स, उसने पिजनर्स पद भी दिया था। इन दोनों सिद्धांत की क्या डिफरेंस? ये दोनों इकोनॉमिक के पहलू आ गए, पॉलिटिक्स समाजवाद की बात हो रही है, समाज। दास कैपिटल में समाजवाद के बारे में था। तो जो आप कुनेट्स का नाम ले रहे हैं ना, वो अर्थशास्त्री है, तो अर्थशास्त्र में व्यवस्था तो समाजवाद की पूरी बात यहाँ पे हो रही है, समाजवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा। सिद्धांत में क्या डिफरेंस? चलो अगला शब्द लिखो। सेक्युलर वर्ड है, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। देखो एक शब्द इसी के पैरेलल होता है, धर्मनिरपेक्ष। एक शब्द सुना होगा मैथ्स में जब पढ़ते थे, निरपेक्ष और सापेक्ष गति होता था, तो उसी के रेफरेंस में आप समझना धर्म से। अच्छा, निरपेक्ष का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? सापेक्ष, दो ट्रेनें जा रही हैं एक साथ, और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो निरपेक्ष। धर्म से जो अपोजिट डायरेक्शन दिखा दे, ये उस सेंस को बताता है। दूसरा ध्यान रखना, यहां शब्द धर्म निरपेक्ष हिंदी में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में दोनों का सेम है, सेक्युलर वर्ड ही आता है, लेकिन हिंदी में यहां पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है। ये बताता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता ही विचार नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ज्यादा डेप्थ में है धर्मनिरपेक्षता के यूरोपियन मॉडल के। ठीक है, यूपीएससी 2014 और शायद 16 दो बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी यूरोपीय पंथ निरपेक्षता में क्या फर्क है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। देखो, धर्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज्म, ये धर्मों का कॉन्सेप्ट है। अब इनके बीच कोई भेदभाव ना हो, एक दूसरे में टकराव ना हो, ये कहलाता है धर्म से निरपेक्ष रहना, अलग रहना, या उनके बीच अलगाव को बना के रखना। मतलब ये बाउंड्री जो दिख रही है ना आपको, ये सरकार का रूप है। अब इसी मॉडल में जब आप डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा सा और देखो, जैसे हम मान लेते हैं हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में छोटे छोटे पंथ आपको दिखेंगे। जैसे हम लोग भगवान शिव को मानते हैं तो शैवाइट्स कहलाते हैं। ऐसे ही कर्नाटक में या महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में भगवान शिव को ही मानने वाले लोग दूसरे नाम से जाने जाते हैं, लिंगायत सुना होगा। ठीक है, ऐसे ही भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्य समाज को बिलोंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं,
अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक ही धर्म है। ठीक ऐसे ही मुस्लिम धर्म में देखो आप, एक तरफ शिया हैं, सुन्नी हैं, ये भी आपको अलग अलग दिखते हैं धर्मों। तो अगर हम ये कह देते कि भारत सिर्फ धर्मनिरपेक्ष है, तो अगर इनके बीच कोई टकराव आपको दिखे तो क्या आप इस चीज को रोक पाओगे अगर हम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष होते? क्योंकि सरकार धर्मों में अलगाव रखेगी और धर्म के अंदर अगर टकराव है तो क्या करेगी? अगर धर्मनिरपेक्ष ही होती, इसीलिए बहुत समझदारी के साथ पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा है। धर्मों के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको ग्रुप दिख रहे हैं, ये धर्मों के पंथ कहलाते हैं, सेक्ट शब्द आता है उसमें। इसीलिए भारत में धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द आता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों में छोटे छोटे पंथ हैं, जबकि यूरोपियन मॉडल में जब आप देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही धर्म को ही आपको वर्चस्व वाला दिखेगा। क्या नाम है उसका? दूसरा, कभी आपने सुना है कि क्रिश्चियनिटी में जातियां होती हैं? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि वो बहुत पहले रिफॉर्म हो गए। तो अगर उनके यहाँ सिस्टम रहा भी होगा तो उन्होंने खत्म कर लिया होगा। तो जिस धर्म में पूरे एक कॉन्टिनेंट में, यूरोप में उसी का वर्चस्व हो और उसमें भी जातियां ना हो, तो टकराव होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए यूरोपियन मॉडल भारत के मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं और उन धर्मों में बहुत सारी जातियां और पंथ हैं। इसीलिए हमने पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा है, ना कि धर्म निरपेक्षता। ठीक है, लिखो। लिखो, ऐसा देश जहां सरकार का कोई धर्म नहीं होता, और सरकार किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करती, तथा धर्मों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न पंथ के ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखेगा सेक्ट्स, SECTS। धर्मों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न पंथों में भी भेदभाव या पक्षपात नहीं होने देती। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना, भारतीय पंथ निरपेक्षता और यूरोपियन पंथ निरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता और यूरोपीय पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है
फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना आपको, क्वेश्चन मार्क, उसके आगे और कंटिन्यू करो। यूरोपियन पंथ निरपेक्षता सरकार के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, जबकि भारत में धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप तब हो सकता है जब धर्मों में किसी खराब परंपरा में सुधार लाना हो। खराब परंपरा में सुधार लाना हो, जैसे तीन तलाक, बाल विवाह, सती प्रथा, इत्यादि पर पाबंदी लगाना। ठीक है, तो जो पहली लाइन लिखी ना आपने क्वेश्चन मार्क लगा के कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूरोपियन पंथ निरपेक्षता में फर्क है। सबसे बड़ी बात, वहाँ जितनी भी क्रांति हुई है यूरोप में, वो ज़्यादातर चर्च और हुकूमत दोनों के खिलाफ हुई। भारत में एक भी क्रांति धर्म के खिलाफ नहीं। इसका मतलब ये है कि धर्म का उतना वर्चस्व राजनीति में या राजनीति का धर्म में नहीं रहा होगा इंडिया में, इसीलिए शायद ऐसा नहीं हुआ। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो आपने लिखा है, 2 बार पूछ चुका है, और यूपीएससी 2 बार पूछ रहा है, इसका मतलब सीरियस कुछ है। तो उनका मॉडल जो है ना, वो धर्मों के सिर्फ टकराव कोई नहीं देखेगा, बल्कि सरकार को कह देगा तुम्हारा मामला अलग, इनका अलग, क्योंकि यही तो जंग थी वहाँ पे, यही क्रांतियों का आधार था। भारत में इतनी धर्मों के बीच, इतनी अंदर से छोटे छोटे पंथों में बंटवारा है कि हर पंथ, हर जाति के नियम अलग अलग हैं। तो यहाँ सुधार की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए भारत ने यूरोपियन मॉडल ना अपना के अपने टाइप का मॉडल बनाया कि नहीं, हम धर्म से केवल सैद्धांतिक दूरी रखते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हस्तक्षेप कर देंगे सुधार के लिए। ठीक है, अगला वर्ड लिखो, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो आसान है, पता ही होगा, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं। तंत्र का मतलब सिस्टम से है, और सिस्टम या तंत्र, क्रेसी वर्ड आता है ना, क्रेसी तंत्र के लिए। तो तंत्र जहां लोग सिस्टम को चलाए,
और उस सिस्टम में लोगों के लिए जितने भी पब्लिक ऑफिस हो, यहां पब्लिक ऑफिस का मतलब कोई पर्टिकुलर ऑफिस से नहीं है, बल्कि सरकारी पद जितने भी होंगे वो सभी के लिए खुले होंगे। बस ये है कि जो योग्यताएं निर्धारित हैं वो आपको होनी चाहिए। अगर वो योग्यताएं आपके पास हैं तो आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये इररिलेवेंट है। आपको हर वो पोस्ट ओपन है जो आप पाना चाहते हैं। जैसे एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सके, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके, एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सके। आप किस जाति धर्म से आते हैं, आईएएस बनने का सपना रखते हैं, आप आईएएस बन सके। तो सभी पद, सरकारी पद, डेजिग्नेशन सभी के लिए ओपन हो, बस आपके अंदर वो योग्यता हो, आप पा सकें। यही लोकतंत्र का आधार है। लिखो, जिस देश में, वैसे अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट याद होगा शायद आपको, लोकतंत्र की सबसे बढ़िया परिभाषा वही है, एक लाइन में अगर खत्म करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लो। लिखो, ऐसा देश जहां, हाँ जिस देश में लिखो, जिस देश में सभी सरकारी पद सभी लोगों के लिए खुले हों, और सरकार में भागीदारी सभी लोगों को करने का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अपोजिट टू मोनार्की है। राजशाही जिसको कहते थे ना, राजा वगैरह होता था, तो एक विशेष परिवार से ही कोई अगला व्यक्ति शासक बनेगा, ये मोनार्की सिस्टम कहलाता है। तो पूरी दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं वो इसी सिस्टम के खिलाफ हुई। और जाहिर सी बात है, क्रांति करने वाली आम जनता है, तो आम जनता अपना शासन चाहती है। तो आम जनता ने पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई, विद्रोह हुए, उसके बाद जो सत्ता पाई उसको अपने लिए रोक के रखा। इसीलिए शब्द आता है लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। इससे बेहतर और दूसरा कोई फॉर्म गवर्नमेंट का हो नहीं सकता। इससे बेहतर कमियां इसमें भी हैं, लोकतंत्र में बहुत कमियां हैं कि आप 5 साल के लिए सरकार चुनते हो, अब उससे पहले हटा नहीं सकते। बड़े बड़े देशों में तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, आपको वो सरकार 5 साल देखनी ही देखनी है। तो कमियां तो हैं, लेकिन इससे बेहतर और कोई सरकार का रूप फिलहाल आपके पास नहीं, इसीलिए ज्यादातर देश इसी पे टिके हुए। ठीक है, अगला शब्द लिखो, रिपब्लिक, गणराज्य। हाँ क्या आप पढ़ चुके हो, आपने अभी खुद बताया, आप लिख भी नहीं रहे हो, आप सब कुछ जानते हो, तो क्यों खाली तंग कर रहे हो? दूसरों को तंग कर रहे हो? डाउट नहीं है, आपका क्लियर है। अभी आपने बोला मेरा सब क्लियर है, बोला था थोड़ी देर पहले, बोला गलत बात है, ऐसे नहीं करो। जो एक ये योजना जो नए बच्चे हैं उनके लिए, आप पढ़ चुके हो ना, तो जब आप पढ़ चुके हो, आप खुद कह रहे हो सब लिख चुका हूँ, लिखा रखा है, तो क्यों मुझे परेशान हो? ठीक, सुनो सुनो, मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, है ना? अरे सुनो मेरी बात सुनो, तुम पढ़ चुके हो, तुम खुद कह चुके हो, पढ़ चुके हो, सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? और लोगों को पढ़ने दो, क्लास चलने दो, क्लास आगे बढ़ने दो।
कोई बात नहीं, लिखो आगे। रिपब्लिक, गणतंत्र या गणराज्य, ऐसा देश जहां किसी को काउंटर करके, किसी से क्रॉस क्वेश्चन करके कुछ हासिल नहीं होता, बस ये दिख सकता है कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ, उससे क्या हो जाए। तुम बहुत अच्छे से जानते हो तुम क्या पूछ रहे हो, और तुम जानते हो तब पूछ रहे हो, जानते हो तब पूछ रहे हो, यही तो बता रहा हूँ। अरे अच्छा, तो चलो पहली बार वो क्लास में टीचर आएगा तो क्या उसे टेस्ट करो? अच्छा, तो पहले पढ़ चुके हो ना, पढ़ चुके हो, तो जब पढ़ चुकी हो तो उस पर क्यों खाली टाइम खराब? अरे परफेक्शन नहीं है, क्लास तो आगे बढ़ने दो भाई, और लोग भी तो नए लोग हैं ना, तुम तो पहले पढ़ चुके हो। देखो यहाँ बैठे हुए सब लोग जान रहे हैं, तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो, तुम डाउट पूछ रहे हो या तुम कुछ और पूछ रहे हो, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो। रिपब्लिक, गणराज्य, हाँ उसमें आगे लिखो। ऐसा देश जहां सरकार का अध्यक्ष, ऐसा देश जहां सरकार का या देश का अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे गणराज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अभी लास्ट जो राष्ट्रपति थे शेड्यूल कास्ट से आए थे, और जनता ने भारत में, जो भारत में सिस्टम है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का है, यानी कि जनता पहले अपने विधायक को चुनती है और अपने जिले से लोकसभा सदस्य को चुनती है। तो ये दोनों मिलके एमएलए और लोकसभा का सदस्य जो आपके जिले से चुना गया, ये दोनों लोग आपकी तरफ से वोट देते हैं एक व्यक्ति को जो देश का अध्यक्ष कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, तो भारत में कौन सा मॉडल आया? अप्रत्यक्ष। लिखो, लिख लो उसमें आगे। भारत में, ठीक, भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, कैसे चाहे तो वहीं पे लिख लो। जैसे इनडायरेक्ट कैसे है, तो एक हमने एमपी चुना लोकसभा का और एमएलए चुना। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें यही दो एमपी और एमएलए ये लोग वोट डालते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि इनको हमने चुना है, तो हमने जिसको चुना वो किसी और को चुन रहा है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पे लिख लो। जिसमें सांसद, जिसमें चुने गए, ऐसे लिखना, चुने गए सांसद, जिसमें चुने गए सांसद और विधायक, जिसमें चुने गए सांसद और विधायक
राष्ट्रपति को चुनते हैं या वोट देते हैं। चुने गए विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, चलो अगला पैराग्राफ देखो। देखो पहले वाले में था कि भारत को कैसा बनाना है, ठीक है, और फिर है भारत के लोगों को क्या देना है। तथा इसके नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, किस मतलब नागरिकों को क्या क्या प्राप्त कराना है। अगला पैराग्राफ यही है। तो देखो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व। ये शब्द जितने भी है ना, ये इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस में खूब पूछता है कि इन शब्दों को उसी क्रम में सजाइए जैसे प्रस्तावना में आए। तो सबसे पहले जस्टिस है, फिर लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फ्रेटर्निटी। ठीक, अभी बता रहे हो। देखो सबसे पहले क्या शब्द है, अगर इसको कोड बनाना चाहो तो जे हो गया पहले, फिर क्या है एल हो गया, फिर ई और फिर एफ। ये कोड याद रखना, इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, अब देखो न्याय शब्द कहां से लिया गया, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना ये रूस की क्रांति से लिया हुआ है। उन्नीस 1917 में ये क्रांति हुई थी। कई बार पूछा है कि जो जस्टिस शब्द, न्याय शब्द है, इनमें से किस क्रांति से लिया हुआ है, तो रूस की क्रांति। इसके आगे कितने प्रकार का न्याय है वो भी है क्वेश्चन, 3 प्रकार का। ठीक है, फिर है लिबर्टी, स्वतंत्रता, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और बंधुत्व 1 प्रकार। ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द किस क्रांति से लिए गए, तो ध्यान रखना ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए, जो कि 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक चली। ठीक है, नोट कर लो। तीन शब्द आएंगे इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहले ये लिख लो क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए लिखा नहीं आता। हाँ, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके सभी नागरिकों को प्राप्त करा देंगे।
देखो, जो व्लादिमीर लेनिन ने रेवोल्यूशन करवाया था ना, तो रूस की क्रांति में जनता जार वंश का नाम है, वहाँ का राजा है, उसके खिलाफ ये क्रांति हुई है। जनता न्याय मांग रही है, जाहिर सी बात है अन्याय हुआ होगा तभी न्याय मांग रहे होंगे। तो 3 तरीके से वो न्याय चाहते थे। पहला, समाज में जितने भी अन्याय हैं उसको खत्म कर दो, सामाजिक न्याय। फिर अमीरी गरीबी में जो बेरोजगारी में इन सब में जो भेदभाव दिख रहा हो उसको खत्म करो। असल में रूस की क्रांति जिस समाजवादी विचारधारा को आगे लेके आना चाहती थी, वो मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही था, और राष्ट्रीयकरण उसका एक नतीजा निकला। और फिर उसके बाद है राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय लाना है, समाज में भेदभाव खत्म करना है, आर्थिक न्याय लाना है, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी, इन गैप्स को खत्म करना है, और राजनीतिक मामलों में सभी पद सभी लोगों के लिए ओपन रहे, ना कि कुछ विशेष जातियां, विशेष धर्म के लोग ही पदों पर रहें। इसको लाना ये राजनीतिक न्याय का रूप है। ठीक है, 3 टाइप का। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये इसी सीक्वेंस में है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि न्याय इनमें से कौन सा शब्द पहले है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। ठीक है, लिख लो उसको, फिर आगे बताता हूं। एरो लगाते रहना क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। ये जस्टिस में है? हाँ, न्याय। पॉलिटिकल, राजनीतिक। हो गया। नेक्स्ट देखो, लिबर्टी, स्वतंत्रता। 5 टाइप की लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि आपको सोचने विचारने की आजादी है। दूसरा, अपनी बातें दूसरों के सामने रखने की आजादी है, और जैसा आपका विश्वास हो, बिलीफ, उसकी आजादी है, स्वतंत्रता है। और जो धर्म आपको अच्छा लगता हो वो, और जो पूजा पाठ का तरीका उस धर्म में बताया गया हो वो। 5 तरीके की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19A में गारंटी के तौर पे लिखी हुई। ठीक है, गारंटी है। फिर बिलीफ और फेथ और वर्शिप, ये तीनों आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 इनमें दी हुई। और इस टाइम ये बड़ा न्यूज में भी है 25-26 को लेके, जो एक वक्फ प्रॉपर्टी को लेके रेगुलेट करने के लिए जो लॉ लेके आई है ना सरकार, बिल पेश हुआ है, जेपीसी को फिलहाल हैंडओवर कर दिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसमें ये चर्चा में है कि क्या किसी धर्म की संपत्ति को सरकार कानून बना के रेगुलेट या कंट्रोल कर सकती है, ये पॉइंट है। तो वो आगे जो आप आर्टिकल 25 पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, नोट कर लिया? फेथ एंड वर्शिप, पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो वर्शिप। मतलब ये कहने का कि अगर हम ये कहें
कि स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में लिखी वो लागू कैसे होती है। तो ये स्वतंत्रता यहाँ लिखी हुई है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, तो लागू होगी, नहीं होगी हम कोर्ट चले जाएंगे। ऐसे ही हमारा धर्म, हमारा विश्वास, हमारा पूजा का तरीका, इसमें गारंटी है, अगर कोई छेड़छाड़ करेगा हम कोर्ट चले जाएंगे। सेंस ये, ठीक है। हो गया, आगे लिखो, मिटाओ। फिर है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी दो तरीके से बताया, जैसे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी लोगों को जो उनकी प्रतिष्ठा है, इज्जत, रेस्पेक्ट समाज में, उसको, और अवसर, यानी कि सरकार की तरफ से जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो सभी को समानता का अधिकार होगा, ये गारंटी देता है। और ये गारंटी अगर हम एक आर्टिकल में लिखना चाहें समझने के लिए, तो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि भाई सरकार जब भी नौकरियां निकालेगी तो बिना जाति धर्म के भेदभाव के सभी को समानता होगी। किस बात की? अवसर की समानता, ठीक है। अच्छा, प्रतिष्ठा, मेरी जैसी समाज में इज्जत, रेस्पेक्ट है, उसको बनाए रखना मेरा आर्टिकल 21 में सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं ना, गरिमा, उससे संबंधित अधिकार आर्टिकल 21 में, कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है इनडायरेक्टली कि चौकीदार चोर है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, और दूसरे ने कहा कि चौकीदार चोर है, तो दूसरे व्यक्ति के अनुसार चोर कौन है? ये उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो प्रधानमंत्री की है और आप चोर से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ये समानता है? नहीं। इसीलिए मानहानि का मुकदमा चल सकता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने किसी की प्रतिष्ठा की समानता का उल्लंघन किया। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहते थे, तो आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसे लोगों से कंपेयर कर सकते थे, यही समानता है। इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को आप चोर से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर उल्लंघन तो है। इसीलिए राहुल गांधी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी दूसरे केस में। यही वजह थी आईपीसी, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसमें दफा 499 में इसकी परिभाषा दी और 500 में सजा का प्रोविजन था। ठीक है, चलो बना लिया। हाँ, चौकीदार बताया, चौकीदार होना, सही सही, चौकीदार होना क्या अपराध है? चोर होना अपराध है? तो चौकीदार में चोर में फर्क, समझ में आया? हाँ, चौकीदार चोर नहीं हो सकता। जिस चौकीदार ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, क्या उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चला था कभी? क्या नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को चोरी की सजा हुई? हाँ, तुम वकील बन रहे हो राहुल गांधी के। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो, नहीं, ये तरीका होता है, हेल्दी बात करने का तरीका ये होता है, चेहरा बता देता है कौन इरादा क्या रखता है। देखो, कानूनी भाषा में एक शब्द है इन्नुएंडो। इन्नुएंडो का मतलब होता है कि मैं जो कह रहा हूं असल में मेरा इरादा वो नहीं, मैं जो कह रहा हूं मेरा इरादा कुछ और है। जैसे किसी ने पूछा कि एक्स नाम की लड़की क्या चरित्रवान है, तो वाई नाम के व्यक्ति ने कहा वो तो सती सावित्री है। असल में मैं जो कह रहा हूं क्या सही में सेंस वही है? इसका मतलब मैं बता रहा हूं वो कैरेक्टरलेस है। यही कहलाता है कानूनी भाषा में इन्नुएंडो। और इन्नुएंडो मुकदमे का आधार है कि आप जो कहना चाहते हैं और जो कह रहे हैं दोनों में फर्क है। सही है? क्लियर है? ठीक, आगे देखो।
फिर है फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। भाईचारा बढ़ाना, सेंस इसका ये है, ये लिखा गया शायद इसलिए ताकि देश फिर से ना बट जाए, क्योंकि भाईचारा नहीं रहा तभी 3 टुकड़े हुए थे देश के धर्म के आधार पे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो। जब हर कोई दूसरे की गरिमा का सम्मान करेगा, डिग्निटी का रिस्पेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है नफरत बीच में नहीं आएगी, और नफरत नहीं आएगी देश एक होकर रहेगा, सब जुड़े रहेंगे। सेंस इसका ये है। और जब लोगों में भाईचारा होगा तो देश की यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये बनी रहेगी। ठीक है। अब कैसे, देखो, व्यक्ति की गरिमा व देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए, अगली लाइन में उसने लिख भी दिया है कि भाईचारा इसलिए लाना है कि लोगों की गरिमाओं का सम्मान हो, आपस में भेदभाव ना हो। ऐसा अगर होगा तो देश कभी टूटने की नौबत पे नहीं आएगा। ठीक है। अखंडता शब्द को ध्यान रखना, ये बाद में जोड़ा गया। बस 2 मिनट और रुको। लिख लो, 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया था 1976 में। मैंने बोला था ना कि एक सोशलिस्ट और एक सेक्युलर शब्द 2 पहले पैराग्राफ में थे, और इसमें ये शब्द टोटल 3 शब्द जोड़े। ठीक है, लिख लो। ये रेज बढ़ाना। देखो, नेचुरल है कि जब हम भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये नेचुरल है कि आपका लड़ाई झगड़े का मूड नहीं बनेगा, क्योंकि लगाव जितना ज्यादा होगा उतनी ही एकता और अखंडता दिखेगी आपको अपने व्यवहार में, और लोगों से ही देश बनता है। तो जब लोग एक होकर रहेंगे तो देश एक रहेगा। सिंपल सी बात है। हो गया। लास्ट पैराग्राफ देख लो। देखो, लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि इस संविधान को बनाया किसने, किस डेट को बनाया, और इसका एनेक्टमेंट हुआ यानी कि कानून बनाया गया, और इसको अपनाया भी गया, यानी कि संविधान को अपनाया गया। अडॉप्ट वर्ड आएगा वहां पे। ठीक है। देखो, छब्बीस नवंबर 1949 को adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है। इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को, ये सब ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में है, अंगीकृत, अधिनियमित,
आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय संविधान किसने बनाया? ध्यान रखना, जैसे अंबेडकर भी ऑप्शन में होगा, अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया केवल, अंबेडकर खुद इस संविधान सभा के एक मेंबर थे, 389 मेंबर्स में से वो भी एक मेंबर थे। अगर ये शब्द नहीं है तब आप अंबेडकर को टिक कर सकते हो। ठीक है, अगला, ये कब बना? 26 नवंबर 1949। देखो, अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। जैसे एक होता है ना कि हमने कोई बच्चा एडॉप्ट किया, यानी कि गोद लिया, तो जब आप किसी को एडॉप्ट करते हैं तो वो उस देश का, उस परिवार का अंग बन जाता है, पार्ट बन जाता है, उससे अलग नहीं हो सकता वो। तो वो यही कह रहा है कि इसको एडॉप्ट किया गया है, मतलब अब कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, एडॉप्ट ही क्यों लिखा? क्योंकि ये हमने कहीं से पाया नहीं था, हमने खुद अपनाया, इसीलिए ये सेंस बन रहा है कि हमने इसको एडॉप्ट किया। ठीक है, दूसरा, अधिनियमित करते हैं। इसका मतलब होता है कि अब इस देश में इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, सबसे बड़ा कानून यही। ठीक है, फिर है आत्मा में अर्पित करते हैं, यानी कि जब आप IAS PCS बनोगे तो आप एक शपथ लोगे संविधान की। तो जब आप संविधान की शपथ ले रहे होगे तो उसका सेंस यही है कि आप यही लाइन बोल रहे हैं कि मैं संविधान को अपनी आत्मा में अर्पित कर रहा हूं, और आत्मा में गई हुई चीज वापस होती है कभी? कभी नहीं हो सकती। यानी कि आपकी सोल का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपका व्यवहार इसी जैसा होना चाहिए। ठीक है, बना लो। ओके, दो केस बता रहा हूं मैं आपको। सोल वर्ड आया है, मैंने अभी बोला आत्मा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जनरली प्रियम्बल को कहते हो आप, प्रस्तावना को कहते हो, लेकिन तब जब किसी का नाम ना लिया हो। अगर नाम लिया है तो सोच के देख लेना पहले। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, अगर नाम अंबेडकर का लगा दिया कि संविधान की आत्मा अंबेडकर के अनुसार किसको कहते हैं, तब आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।